थ्रीवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। हम उसी विषय पर आज बातचीत करना चाहते हैं कि जो विषय पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बार वो चर्चा में आ चुका है और इस विषय पर देश के हर राज्य में कहीं ना कहीं सरकारी मध्यम वर्ग जो होता है, जो आरक्षण के नीति के तहत जो मध्यम वर्ग बना है, उस मध्यम वर्ग को हमेशा ही इस विषय पर जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इस संदर्भ में ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने अपनी पिटीशन के द्वारा ये विषय बार बार रखा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते भी रहते हैं, वो बानाई के संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप रामटेकी जी अब हमारे साथ है। मान्यवर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लतनलाल सर, जिनका अंबेडकर नामा हम पूरे भारतवर्ष के दर्शक तो देखते ही हैं। रतनलाल सर, आपका मैं थ्रीवेज मीडिया में पहली बार स्वागत भी करता हूं। शुक्रिया। और अभी 1-2 मिनट में हमारे साथ एस धम्मी सर भी हरियाणा से जुड़ जाएंगे और इस चर्चा का आरंभ करते हुए मैं इस विषय के साथ में पिटिशनर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में रह चुके माननीय कुलदीप रामटेके सर जी से इसका प्रारंभ करता हूं। रामटेके सर, ये जो विषय है पदोन्नति में आरक्षण, ये हर राज्य का एक अलग अलग विषय हो चुका है, लेकिन हर राज्य से जो भी एसोसिएशन होती है SC/ST की, उनके जो दावे होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन वहां से या तो वो वहां पर ही पेंडिंग रह जाता है, लेकिन कोई समझो डिसीजन भी होता है तो उस पर कोई भी राज्य सरकार अमल नहीं करती है। आपका इस विषय पे सबसे पहले क्या कहना है? फिलहाल तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और पेंडिंग क्यों है ये तो कारण सुप्रीम कोर्ट के ही मालूम। और मैं 2004 से लगभग देख रहा हूं, जब से महाराष्ट्र में आरक्षण का कानून बना तब से मैं देख रहा हूं, कभी इंदिरा सावने का केस आता है, कभी सब्बरवाल का केस आता है, कभी वीरपाल सिंह चौहान का केस आता है, कभी जगदीश लाल का केस आता है, कभी पवित्रा का केस आता है, कभी नागराज का केस आता है, कभी अभी ये जर्नैल सिंह का केस आता है। मगर इन सारे केसेस में इतने सालों में मैंने देखा ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया नहीं जाता। सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। चंद्रकांत साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा माइक बंद करके रखा हूं। ओके, तो ये सारे इसमें इतने सालों के अनुभव के बाद मुझे एक सवाल आता है कि व्हाट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। कैसे के केसेस पेंडिंग रहते जा रही है और निर्णय नहीं लग रहा है, जजेस रिटायर हो रहे हैं, बदल रहे हैं, सुनवाई हो रही है या पोस्टपोन हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक उसका अंतिम निष्कर्ष अभी तक नहीं आया। तो मेरे सामने कभी कभी ये सवाल आता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये विषय क्या जुडिशियरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? और दूसरा ये प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई इतना इसको लिंगर करना या इसको इतना पोस्टपोन करते रहना, क्या ये आरक्षण के फेवर में है या आर्टिकल 16(4) A, B इनका फुलफिलमेंट है? तो ये सारे सवाल मेरे मन में बहुत बार खड़े रहते हैं और इन सारे सवाल को ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक के निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा कि जुडिशियरी से, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उतना कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है जिसको हम स्पीडी डिस्पोजल कहते हैं, खास करके आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन केसेस के संदर्भ में। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है और आकलन भी है। मैं प्रोफेसर रतनलाल सर की तरफ आ रहा हूं। सर जी, अभी जो मिडिल क्लास है, जो गवर्नमेंट में है, उनके तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की लड़ाई जारी है, न्यायालयीन संघर्ष जारी है। लेकिन आप किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी भी एक सरकारी माध्यम है, लेकिन आप प्रोफेसर जब होते हैं, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं, तो समाज के सामने आप एक विद्वान भी होते हो, बड़े बुद्धिजीवी भी होते हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं उस संस्थान में संघर्ष करना पड़ता है।
ये पदोन्नति में आरक्षण जो है, इसके अलावा आपका ये संघर्ष कैसा रहता है कि जो आपको खासतौर पे यूनिवर्सिटी में लड़ा जाता है? जी शुक्रिया। और आपने बड़ा सवाल मुझसे पूछ लिया है। और प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, अपॉइंटमेंट्स, ये तमाम जो मसले जो ट्रेड यूनियन लड़ाई करती हैं, उस पे थोड़ा सा मेरा लाइन लेंथ अलग है और मैं एग्जांपल दूंगा। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? आ रही सर, आवाज आ मे- रही, आवाज आ रही। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग है और मैं समझता हूं कि किसी भी केस को लंबे समय तक, इस तरह के मामले को, इंडिविजुअल मामला नहीं कह रहा मैं, इसमें लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ हो, जिससे उसको सिर्फ न्यायालय के ऊपर छोड़ देना, इसका मतलब है कि मुद्दे को डस्टबिन में डाल देना, इसको खाते में डाल देना उधर, कि आप सुनते रहिए, न्यायालय में सरकार भी कुछ नहीं करेगी। उससे पहले मैं बात में बोलूं कि आप सबसे पहले बताइए कि रिजर्वेशन बचा कितना है और आगे आने वाले 10-15 साल में, 20 साल मैक्सिमम, अभी 23 में है, 2040 में मेरा से अगर मैं जीवित रहा तो मेरा इंटरव्यू जरूर कीजिएगा कि बचा कितना है और अगले 15 साल में बचेगा कितना। तो जो सरकार की नीतियां पूरे दलित मिडिल क्लास को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को पूरी बर्बाद कर रही है, ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी कि कहाँ लड़ी जाएगी? मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। रोस्टर आंदोलन आपको याद होगा 2005 का, रोस्टर आंदोलन शायद आपको याद होगा, मेरी रोस्टर आंदोलन याद होगा ना 2005 का। मेरे कुछ साथी कई विश्वविद्यालय में, बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, वो समझ रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो हमारा रोस्टर बच जाएगा, ये वो हो जाएगा। मैंने मना किया था, लाखों रुपए उन्होंने इकट्ठे भी किए थे चंदा केस लड़ने के लिए, और मैंने उनको कहा था कि आप निश्चित रूप से ये मुकदमा जाकर हार जाएंगे। ये कोर्ट का अगर कैरेक्टर, इस तरह के इश्यूज पे अगर पता नहीं है तो इसका मतलब कोर्ट जाना अपनी जिम्मेदारी झाड़ लेना है। एक इंटेलेक्चुअल की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट जाना नहीं है, उसको बहस भी आगे बढ़ाना है। अल्टीमेटली क्या हुआ, आप कोर्ट में हार गए चुनाव। उसके बाद याद होगा तो हम लोगों ने 1 साल इसकी तैयारी की थी, जिसमें बहुत सारे लीडर से मिला था, शरद यादव आए थे, जिग्नेश मेवानी आए थे, अखिलेश यादव को बुलाया था और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। और राजनीतिक मुद्दा बनाने की वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने चुनौती दी सरकार को कि भारत बंद कर देंगे इस इशू पे। और 5 मार्च 2019 अगर याद होगा आपको, तो 5 मार्च 2019 को ये आह्वान हमने किया था, कई जगह ट्रेन रुकी थी, विश्वविद्यालय के छात्र और लोग सड़क पे आ गए थे, हाईवे जाम हो गया था और सरकार को हार कर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको निरस्त करना पड़ा। एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 अप्रैल 2018 में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उससे SC/ST एक्ट जो है एक तरह से समझिए कि उसको जीरो कर दिया गया। लोग सड़क पे आए, आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। किसानों का सवाल देख लीजिए, आंदोलन हुआ, झुकना पड़ा। सवाल यह है कि दलित मिडिल क्लास, जिसके पास पिछले 70 साल में थोड़ा संसाधन इकट्ठा हुआ है, जो अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ा सकता है, जो सरकार अभी है, मैं तो खुल के कहता हूँ बीजेपी RSS, उनका तो दर्शन ही है कि इनको जो है, इनका धन जो है टूटा हुआ बर्तन होना चाहिए, फटे हुए कपड़े होने चाहिए। पूरा तबीयत से आरक्षण को जो है ना निजीकरण करके तबाह कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है? कर्मचारी संगठन जितने कोर्ट में है, क्या उनका एक अखिल भारतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बन के एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस पे मीटिंग नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर नेताओं का घेराव नहीं होना चाहिए? क्या इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? तो जब ये नहीं मनाएंगे, सिर्फ कोर्ट में चले जाए, कोर्ट की लड़ाई चलती रहेगी। मेरी तो समझ है सीधा कि इस तरह के जो मामले हैं, प्रमोशन का हो चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, एक राजनीतिक मसला है। इसमें पॉलिटिकल क्लास को जो है फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, कोर्ट के भरोसे नहीं करना चाहिए। और अपने अपने नेताओं से, इतने लाखों लाख कर्मचारी होंगे, एक दिन का अगर वो आह्वान कर दे, एक दिन का, चलो संसद चलते हैं, आपकी बात सरकार मान लेगी, अध्यादेश ला सकती है, ऑर्डिनेंस ला सकती है। क्यों इतना मिडिल क्लास, इतना
आराम तलब क्यों हो गया है कि राजनीतिक लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेताओं के भरोसे, कोर्ट के भरोसे हमने अपना भविष्य, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया है। तो मैं अपनी कहानी तो अलग सुनाऊंगा तो अलग मसला है, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन छोड़ दीजिए। जितनी किताबें मैंने लिखी हैं और जितने आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं और जितने लेक्चर दिए हैं पूरे भारत में घूम घूम के, उतना मेरे कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का कोई ब्राह्मण दिखा दे, ओरिजिनल रिसर्च बुक, टेक्स्ट बुक नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा नौकरी। दिखा दे। इतनी विपरीत परिस्थिति में हर समय लड़ने के बावजूद तो मेरा क्या प्रमोशन हो गया? पर्ची छाप छाप के यहाँ प्रोफेसर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं और मेरा प्रमोशन रोक दिया जाता है, वो भी बगैर लीगल एक्सपर्टली ओपिनियन लिए कि आपके ऊपर मुकदमा एफआईआर है। तो एफआईआर का प्रमोशन से क्या रिश्ता है? कई जजमेंट है कोर्ट से कि एफआईआर से कोई प्रोसीडिंग भी चल रही है, प्रमोशन का कोई रिश्ता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये माइंडसेट है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, आंख में आंख मिला के बोलो हाउ डेयर यू। अगर लोग नहीं खड़ा होंगे हमारे पीछे तो अकेले भी मेरे में इतनी ताकत है कि अत्याचारी सिस्टम से टकरा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, एक आप कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे संगठनों का बुलाइए। हमारे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कर्मचारियों के संगठन है, दिन रात जो है खाली भाषण देते हैं, इसको भगा दो, उसको ये कर दो। शिक्षा आपके एजेंडा पर नहीं है, नौकरी एजेंडा पर नहीं है। अभी मेरे पास पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा रखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा अगले सेशन में। जब आपके एजेंडा पे ही ये सब बात नहीं है तो कोर्ट से आप क्या उम्मीद कर रही है? कोर्ट आपको जो है मुंह में चम्मच से लेके और बिरयानी खिलाएगी और रसमलाई खिलाएगी। तो ये कंफ्यूजन मुझे लगता है कि हटा देना चाहिए। और लोकसभा का चुनाव है, अब बड़ा बड़ा कन्वेंशन, पैसे की कमी नहीं है आप लोग के पास, इकट्ठा कीजिए, बड़े बड़े कन्वेंशन हो, इसमें सारे पार्टी के लीडर्स बुलाए जाए और उनसे पूछा जाए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, खाली हमारा वोट चाहिए फ्री? क्यों आप इतने संसाधन कोर्ट में खर्च कर रहे हैं? 5 रिसर्चर को स्पॉन्सर करिए तो डेटा इकट्ठा करें, आंकड़े इकट्ठा करें, उसको फंडिंग कीजिए। तो कोई रिसर्च पे काम नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं, कोई आइडियोलॉग नहीं है, तो कोर्ट में लड़ाई जितना मेरे लिए जो है ना संभव, 10 बरस मुकदमा चलेगा तब तक। जी बोलो, शुक्रिया। आवाज 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 कीजिए माइक। एस एस धम्मी सर की तरफ आता हूँ। सर, आपका पुनः एक बार प्रीवियज मीडिया में स्वागत भी है। अभी माननीय कुलदीप रामटेके सर जी और माननीय प्रोफेसर रतनलाल सर जी ने भी अपनी बात रखी और आप भी एक अखिल भारतीय संगठन से जुड़े हैं। तो अभी प्रोफेसर रतनलाल सर का जो कहना है कि कहीं ना कहीं हमने संघर्ष छोड़ दिया है, डेमोक्रेसी में हम केवल उस न्यायालय के भरोसे पर रह गए हैं कि जहां हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है और जहां से न्याय मिलने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो संघर्ष करना चाहिए वो कहीं ना कहीं राजनीति पे हमारा दबाव आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी जो वोट होती है उसकी ताकत से हमें इस सवाल को छोड़ना चाहिए, इस समस्याओं को छोड़ना चाहिए। आपका एक अनुभव इस लड़ाई में क्या है वो सबसे पहले सामने रखिए। ओके, थैंक यू चंद्रकांत जी। मैं हमारे दोनों जो पैनलिस्ट महानुभाव हैं, ये बड़े ही लर्नेड हमारे डिग्निटरीज हैं, उन्होंने जो कहा होगा उनका अपना अनुभव रहा होगा और उनकी अपनी परसेप्शन होगी, उनके अपने कंसेप्ट्स हो सकते हैं। हेलो, बोलो बोलो, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। आप मामले में थोड़ा इस तरह से रखना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण्स है लंबे समय से, जब से देश में सुगबुगाहट शुरू हुई कि अब वोट से सरकारें बनेंगी, तो तभी से उन्होंने अपनी तैयारी की और उन्होंने एक पूरा सिस्टम अपना डेवलप किया, अपनी एक प्लानिंग की, अपना एक एजेंडा सेट किया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी ब्राह्मण्स का
शासन रहना चाहिए, उसके लिए क्या। उन्होंने फिर अपना एक पूरा प्लान बना करके, स्ट्रेटेजी बना करके, और अपना एक मिशन उसी को बनाया कि ब्राह्मण्स का शासन जो है वो आना चाहिए। इंस्टीट्यूशन खड़ा किया आरएसएस के नाम से, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि अगर वोट से सरकार बनेगी तो इसका मतलब है कि जो लोग वोट डालेंगे उनके माइंड को आपको डायरेक्ट करना होगा, उनके माइंड को अपने हिसाब से शेप देनी होगी। और उस हिसाब से उन्होंने अपना काम किया। जो पावर में थे वो भी वही लोग थे, उसी प्लानिंग का हिस्सा थे। जो अपोजिशन में थे वो भी उसी प्लानिंग का हिस्सा थे। तो दोनों तरफ वही क्लास, उन्होंने अपना रोल प्ले किया लोगों को अपने हिसाब से उनका माइंडसेट बनाने के लिए, और दे आर सक्सेसफुल। किसी इंडिविजुअल को उन्होंने कभी अपने सिस्टम में हीरो नहीं बनाया, किसी इंडिविजुअल को उन्होंने कभी अपना लीडर नहीं बनाया। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है वो अपनी डेवलप की, और वो आप देखेंगे कि हमारे जो किचन तक उनका मिशन पहुंचा, उनके विचार पहुंचे, उनकी प्लानिंग पहुंची, और उन जो वो सोचते हैं, जो वो चाहते हैं, वो ओपिनियन, वो दिशा किचन तक पहुंच गई वो, क्योंकि उन्होंने उस डायरेक्शन में लोगों का दिमाग अपने हिसाब से तैयार करने के लिए उन्होंने मिशन चलाया, आंदोलन चलाया, लोगों को तैयार करने का काम किया। थोड़ा वक्त लगा, 3 पीढ़ियां लगी उनकी, लेकिन 3 जनरेशन्स के बाद उन्होंने देश में अपनी आइडियोलॉजी का, अपने विचार का, जो उनके शासन के लिए जरूरी है, जिस पर चल करके वो देश का शासन कर सकते, उसमें वो कामयाब हुए। आप देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, उस पर उनका कंट्रोल स्थापित हुआ। उन्होंने सड़कों पे कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने रैलियां नहीं निकाली, उन्होंने कभी धरने प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन बड़े ही जो है प्लान्ड तरीके से देश की हर मशीनरी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो कंट्रोल है मशीनरी का, देश के सिस्टम का, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपना कोई एजेंडा बनाकर समाज में काम किया है, प्लान किया है, रणनीति बनाई है, मिशन तैयार किया है, मिशन डिफाइन किया है कि नहीं, कि किस मिशन के साथ आप एक समाज के तौर पर इस देश में यहाँ की जो मशीनरी है डेमोक्रेटिक जो सिस्टम से बन रही है, उसको आप रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, या किसी और को कंट्रोल में देना चाहते हैं। हमारा क्या हाल चाल है, मान लो कोई भी एक सेगमेंट ले लो, शेड्यूल कास्ट का ले लो, तो ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन 3% से अभी कम है, और शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15% है। दोनों का मिला, SC/ST का मिलाएं तो 22.5% है, प्लस जो SC जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल में नहीं आए वही शेष जातियां, वो OBC में 26% है। तो 26% कास्ट वही है जो शेड्यूल कास्ट की कास्ट में है, वही कास्ट 26% उधर पॉपुलेशन है, तो 40% के आसपास ऐसे ही पॉपुलेशन है। लेकिन हमने कोई डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक इंडिया में हमारी हैसियत क्या होनी चाहिए उसको लेकर के हमने कोई भी मैकेनिज्म तैयार नहीं किया, और इसका नतीजा ये निकला कि सब बिना किसी नेशनल ऑब्जेक्टिव एजेंडे के अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण से जो हमको सीखना चाहिए और जो सांसारिक सत्य है वो ये है कि आपको समाज को तैयार करना पड़ेगा एक एजेंडा को लेकर के, और इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म से चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सैद्धांतिक बातें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीडर बगों में ज्यादा पॉपुलर हो गया तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। बातें तो समझ, बिल्कुल बिल्कुल समाज अभी जो तैयार करना ये प्रोसेस संगठन बाबा साहब ने
नहीं, ये तो एक देखो, ये जो विषय एक लंबी चौड़ी बात हो सकती है सिद्धांतों की और संगठनात्मक की, तो लेकिन ये जो लड़ाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है, प्रशासनिक जो कंट्रोल है, और जो वो सीधा का सीधा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो होती है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ मसला है। जिसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जिस आइडियोलॉजी का कंट्रोल होगा, कब्जा होगा, उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे सिस्टम पे कंट्रोल होता है। वो प्राइवेटाइज करे, वो आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे ना दे, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन होता है। और वही लोग जब मेजोरिटी में पार्लियामेंट में होते हैं तो वही डिसाइड करते हैं कि संविधान में क्या संशोधन करने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं, कानूनों में क्या संशोधन करने, नए कानून लाने हैं, पुराने कानून खत्म करने, अमेंड करने। ये सारा का पूरा सिस्टम जो है पॉलिटिकल कंट्रोल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और उसके लिए बाबा साहब ने डायरेक्ट यही मैसेज दिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, समाज को तैयार करना, समाज को एक निश्चित ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार करना। सो ये समाज को आप एक एजेंडे पे अगर तैयार करेंगे, तब समाज का जो रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो उस एजेंडे के हिसाब से होगा, माइंडसेट वैसा बनेगा, समाज का सोशल, पॉलिटिकल, एवरीथिंग, तो वो होना चाहिए। बिल्कुल 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 जी। मैं इसी सब्जेक्ट मेरे इसके संदर्भ में मैं अपने आपको सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन अगले दौर में मैं अभी आता हूं माननीय कुलदीप रामटेके सर जी की तरफ। सर जी, अभी जो प्रोफेसर लतनलाल सर जी ने जो कहा कि कहीं ना कहीं हम संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, पैसा बहुत इसमें जाया हो रहा है, जो न्यायालयीन संघर्ष है, लेकिन फिर भी मसला कुछ हल नहीं हो रहा है। न्यायपालिका जहां डिसीजन देती है, कहीं नकारात्मक देती है, कहीं सकारात्मक भी देती है, तो उस पर अमल नहीं होता है। और वही बात थोड़ी सी घुमा फिरा कर भी मान लीजिएगा एक संगठनात्मक विचारधारा के तहत धम्बी सर ने भी रखी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो जहां मसले हल होते हैं वहां हमारा विचारधारा काम नहीं कर रही है। तो ये सब संदर्भ, ये तो एक बड़ी बहस है, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के रूप में आज जो न्यायालयीन संघर्ष आप कर रहे हैं, तो वो पदोन्नति में आरक्षण जो है, तो ये कहां तक आया है और क्या संभावना है अभी आगे चलकर? रतनलाल जी के कुछ प्रश्न और धम्बी साहब ने जो बोला उससे मैं सहमत हूं, लेकिन उससे अलग बातें हैं कुछ और भी। क्या होता है, ब्राह्मण या अन्य उच्च वर्णीय कोर्ट में नहीं आते, कोर्ट में मिडल जाति आती है। तो अगर वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, तो पार्टी तो हम लोगों को बनाना पड़ता है, तो बड़ी मजबूरी में हम लोगों को कोर्ट में अपीयर होना ही पड़ता। हम लोगों की जो परिस्थिति हो जाती उसमें और कुछ बातें मैं आपको ऐड कर लेता हूं कि क्या रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ये न्यायालय पे छोड़ दिया जाए या वेदर वी शुड वेट फॉर दैट। तो 50-50 आंसर है। जब महाराष्ट्र में हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से लड़ रहे हैं, तो हमने देखा कि 2004 से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन की, तो जैसे कि रतनलाल जी ने बोला है कि रिजर्वेशन बचा कितना। अब रिजर्वेशन बचा कितना तो मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में 14,50,000 कर्मचारी है और उत्तर प्रदेश में लगभग 18,000 कर्मचारी है। केंद्र शासन में तो भी लगभग 30 से 35 लाख है। टोटल कुल मिला के कर्मचारी ये 2 करोड़ है। और इस 2 करोड़ लोगों को सिर्फ न्यायालय के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। 2 करोड़ कर्मचारी है और आरक्षण और पदोन्नति का मैटर इनको अफेक्ट करता है। तो अगर भारत की लोक संख्या 140 करोड़ देखा जाए तो ये 2% के लगभग ये लोग हो जाते हैं। अब ये जो लोग हैं, तो इन लोगों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वक्त हमको एक सवाल पूछा था, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया। तो हमने रिसर्च करके सुप्रीम कोर्ट को डेटा दिया, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15% नहीं 16% के ऊपर जा चुकी है।
शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 7% नहीं है, वो जा रही है 8 के ऊपर। और ओबीसी का तो मसला अजीब सा है। ओबीसी को गवर्नमेंट ने 27% केंद्र में और 19% महाराष्ट्र में रिजर्वेशन दिया। और ये कैलकुलेशन करते वक्त क्या मेथड लगाई आज तक मुझे समझ में नहीं आया। 52% मंडल आयोग में अब कैलकुलेट किए थे हमने। मेरा अपना आकलन है कि ये 42% के अंतर्गत है। तो न्यायालयीन लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई में कभी ओबीसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि हमारा एग्जैक्ट पॉपुलेशन अगर 42 से लेके 52% के बीच में, तो हमें 27% रिजर्वेशन क्यों। महाराष्ट्र में भी यह सवाल नहीं पूछा गया कि भाई हमें 19% ही क्यों। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछ लिया कि तुम्हारा पॉपुलेशन कितना है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को यह भी सोचना था कि जब इनका पॉपुलेशन बढ़ गया उस आधार के ऊपर इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ कि बीच में अगर केंद्र सरकार पदोन्नति की केसेस या उसमें यानी पोस्ट नहीं भर रही या राज्य सरकार, तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू होगा क्या, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए विरोध पॉलिटिशियंस का और कैपिटलिस्टिक फोर्सेस का है, ये मेरे ध्यान में आ गया, तो वो रास्ता बंद हो गया। रतन लाल जी ने रोस्टर की बात की है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पढ़ते रहता हूं, तो आर्गुमेंट ऑफ सिलेक्टिविटी बहुत रहती है। एक्चुअली रोस्टर की डेफिनेशन ये है, रोस्टर इज ए मेथड टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कास्ट। मगर सबरवाल के केस के बाद में 1 साल, वीरपाल के केस के बाद में 1 साल सिर्फ अच्छे रोस्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने वेस्ट किए। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो पदोन्नति या प्रमोशन के लिए सुयोग्य और पात्र उम्मीदवार थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, वो सबरवाल और वीरपाल सिंह चौहान के बाद 1 साल तक के वेट करते रहे, उन्हें कोई भी उसका यानी फायदा नहीं मिला। वीरपाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कुलदीप रामटेके और कोई देश पांडे अगर एक ही दिन नौकरी लगे तो पहला प्रमोशन हमको मिलेगा शेड्यूल कास्ट को, मगर जब दूसरा प्रमोशन है तो मैंने उस ओपन कैटेगरी के आदमी का इंतजार करना चाहिए। ये सर्विस लॉ में कहीं नहीं बैठता। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट भी गलतियां नहीं करता, कोर्ट गलतियां करता है बाद में। जब आंदोलन खड़ा हुआ तो हमने निकाल दिया। तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि क्या पॉलिटिशियन, मुझे ये बताए देश भर के पॉलिटिशियन को ये दिखाई नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य जगह के ऊपर बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, जो कि कानूनन जरूरी है। वैकेंट पोस्ट नहीं भरे जा रही है, तो फिर एक भी पार्टी जो बहुजनों की बातें करती है वो इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बोलती। उसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि नाइदर दे हैव करेक्ट नॉलेज अबाउट हाउ टू फाइट नॉर दे आर इंटरेस्टेड। तो अगर राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को हितैषी कहलाती है एससी एसटी ओबीसी की, अगर वो मौन धारण करते तो क्या हम लोगों ने चुप बैठना चाहिए? तो फिर हमने ये संघर्ष किया। चौथा पॉइंट उन्होंने ये लिखा था कि हम पॉइंट बताया था रतनलाल जी ने कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग लेना चाहिए। अब हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट के होती है तो सिर्फ बिहार, मध्य प्रदेश और हम लोग जाते हैं, महाराष्ट्र के, अन्य प्रदेश के लोग आते ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग सोए हुए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं। इनको संघर्ष करना नहीं है और नई पीढ़ी को तो कुछ भी नहीं करना है। उनको लगता है कि ये लोग लड़ रहे तो इसके ऊपर रहते, तो ये जिसको पार्टिसिपेशन नाम की कोई चीज नहीं है। धामी साहब ने जो कहा कि अपन ने आंदोलन करना चाहिए, अन्य जाति के लोग या ओपन कैटेगरी के लोग आंदोलन नहीं करते लेकिन सत्ता में कब्जा कर लेते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन मेरा अपना मानना 2 प्रकार का है जो मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के अंतर्गत इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में भी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज करके जहां पर आरक्षण हो ऐसी सर्विस का प्रावधान है। मेरे पास वो किताब है और उसमें ये लिखा हुआ है, मगर पॉलिटिकल डिजायर नहीं होने के कारण ये नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा दर्द कोई ओपन कैटेगरी का जज नहीं समझ सकता। ये मेरा अपना मानना है। और दूसरी बात,
जो आपसे बोलूंगा, जिस पे चर्चा होनी चाहिए आगे भी, कि हमारा आज तक कोई संगठन नेशनल लेवल के ऊपर SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन जो कर्मचारी या अधिकारियों के हित के लिए लड़े, ऐसा कोई संगठन नेशनल लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी अजीब सी बात है जिसके ऊपर हम लोगों ने सोचना चाहिए। धन्यवाद। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप उस उम्र की पड़ाव पे हो जिस उम्र में आपने यहाँ भारतवर्ष में एक रिजर्वेशन के माध्यम से एक बड़ा मिडिल क्लास भी खड़ा हुआ। उस मिडिल क्लास ने इस देश में एक बड़ा सामाजिक संगठन भी खड़ा किया। कहीं ना कहीं इस मिडिल क्लास ने अम्बेडकराइट, फुले अम्बेडकराइट विचारधारा को राजनीति में भी मजबूत किया, एक दबाव तंत्र भी रहा। लेकिन बावजूद इसके जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात जब चली तो यही रिजर्वेशन धड़ल्ले से कम हो गया, जो आपने बात रखी। ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ है संगठनों का, आंदोलनों का और विचारधारा का, तो कहीं ना कहीं ये परास्त होती हुई नजर आ रही है। ये विचारधारा परास्त हो रही है या हमारा इस बारे में लड़ने का जो अनुभव है या जो रवैया है वो कहीं ना कहीं गलत है? क्या आपको इस संदर्भ में लगता है? देखिए, समीक्षा, मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मैं कोई संगठन नहीं चलाता, एक यूट्यूब पर बोलता रहता हूँ अम्बेडकर नामा पर। और इतिहास के छात्र होने के नाते हमारा काम होता है समीक्षा करना। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका अगर सीधा सीधा बेलाग जवाब दे दो ना, तो मुझे हो सकता है बहुत गालियां पड़े, मुझे पड़ती भी है गालियां, क्योंकि हमारा समाज अभी बहुत नशे में है। नशा कुछ दिन में 15 साल में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, नशा उतर जाएगा। देखिए, रिजर्वेशन को कई तरह से खत्म किया जा रहा है। एक पॉलिटिकल तरीके से संसद में प्राइवेटाइजेशन बिल ला के खत्म किया जा रहा है। दूसरा, कुछ मामले न्यायालय में लटकवा दिए जाते हैं। तीसरा, एक और चीज, उसको कहते हैं विस्पर कैंपेन, कानाफूसी। गांव गांव में आरक्षण विरोधी जाके बोलता है कि तुमको क्या मिला, पड़ोसी को देखो तो कार में चल रहा है, तो उसको मिला, तुम्हारा खा गया। जैसे नॉर्थ इंडिया में बोलेगा कि सारा रिजर्वेशन यादव और जाटव खा गए, महाराष्ट्र में बोलेगा कि वहां महार खा गए। तो ऐसे बनाया गया है जैसे रिजर्वेशन जो है ना बर्गर है और जाता है, और महार वहां खा लेता है, इधर चमार खा लेता है और यादव खा लेता है। तो ये माहौल बनाया गया है रिजर्वेशन के खिलाफ दलितों के अंदर। हम शायद इस बात को कम्युनिकेट करने में असफल रहते हैं कि रिजर्वेशन एक गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, एक रिप्रेजेंटेशन था। और जितने हम लोग लाभार्थी हैं जिन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया है, उसको 1 से 2 जनरेशन पीछे चले जाइए, अमूमन सब मजदूर परिवार के ही लोग मिलेंगे। आज जो इंजीनियर, जजेज, IAS, IPS प्रोफेसर बने हुए हैं, 50 के दशक में मजदूर ही रहे होंगे, 20 रुपया कैश नहीं रहता हुआ घर में, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ के वो एक मुकाम हासिल की। हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारे पड़ोसी लोग को ये बात समझाया जाए कि अवसर है, तुम्हें भी मिल सकता है, पढ़ो। अम्बेडकर नामा ने 3 बच्चों को 50 लाख रुपया स्पॉन्सर किया, लंदन पढ़ाने के लिए, जर्मनी पढ़ाने के लिए, कलकत्ता पढ़ाने के लिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती थी कि हमारी लड़ाई चौतरफा लड़ाई। अपने समाज के अंदर भी इस तरह से आरक्षण के खिलाफ माहौल बना दिया गया कि वो समझे कि खाली कुछ ही लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, कुछ ही फैमिली ले रहा है। ऐसा नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में आकर देखिए, आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो पहला जनरेशन के लोग हैं और यूनिवर्सिटी में मेहनत करके पढ़ के यूनिवर्सिटी में अपने मुकाम बना। 90% ऐसे मिले। किसी के फादर यहाँ प्रोफेसर और वाइस चांसलर नहीं मिले। तो ये विमर्श को बढ़ाना वो बेहद जरूरी था। देखिए, बाबा साहब कांशीराम जी, अगर उनका इतिहास पढ़ेंगे, मैं ज्यादा, आप लोग जानते हैं, आप लोग सीनियर हैं, आपने उनको देखा भी होगा, कांशीराम जी को पढ़ा भी होगा। वो इसको सारे प्रश्नों को, जाति के प्रश्न को और राजनीति के प्रश्न को उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया। बड़ी बड़ी रैलियां करते थे। हमारा पॉलिटिकल, कुलदीप साहब ने बहुत सारी मेरी बातें कह दी और उनका एक्सपीरियंस जो है, मेरा एक्सपीरियंस वही है कि आखिर इस हमारे पॉलिटिकल क्लास में चुप्पी क्यों है, ये सवाल हमें ढूंढना पड़ेगा। किस डर से, CBI के डर से, ED के डर से, किसके डर से चुप बैठा है? कांशीराम जी वोट क्लब पर रैली नहीं करते थे क्या? करते थे ना।
देश के कई भागों में कितने हजारों किलोमीटर साइकिल यात्रा चलाई। आज कोई लीडर, कोई संगठन इस तरह का कार्य कर रहा है? अमूर्त चीजों में लड़ाई लड़ी जा रही है, हवा में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही है। मैंने आग्रह किया है कि जितने बड़े बड़े संगठन है उसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, और चूंकि चुनाव आ रहा है, अल्टीमेटली रिजर्वेशन लागू होगा कि नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन आएगा, प्राइवेटाइजेशन में हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब न्यायालय के अधीन नहीं है। ये सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, संसद है और सरकार है, वहां पे तय होना है। तो डेमोक्रेसी में जहां हमारी वोट इतनी है, वहां पे हम लोगों ने पॉलिटिकल बैटल ऑलमोस्ट छोड़ दिया, ऑलमोस्ट। इसके क्या कारण है? बाबा साहब ने संगठन बनाया, कितने टुकड़ों में टूट गया। कांशीराम जी ने संगठन बनाया, कितने टुकड़ों में टूट गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो नहीं हूँगा। ये तो आपको तलाश करना पड़ेगा कि आखिर, चलिए मतभेद हो सकता है, लेकिन ये संगठन आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक कोऑर्डिनेट मैनिफेस्टो जारी करने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब दो तरह से लड़ते थे, एक मेमोरेंडम देते थे, वायसराय से बात करते थे, जवाहरलाल नेहरू से बात करते थे। उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा छोटा सा, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया। शेड्यूल कास्ट की शिकायतें, मेमोरेंडम लिखा, वायसराय को दिया। तो पॉलिटिकल क्लास से संवाद, और इसको एक राजनीतिक, देखिए पॉलिटिकल जज किसी से नहीं डरता न्यायालय से, क्योंकि वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास डरता है। मोदी जी की सरकार इतनी शक्तिशाली सरकार बीजेपी की, आखिर मैंने 3 इशू दिए, 3 इशू में बैकफुट पे गई कि नहीं गई? पॉलिटिकल क्लास लीडर्स 5 साल में जनता के बीच जाना पड़ता है और उनको वोट मांगना पड़ता है। तो वोट मांगना पड़ता है तो उस पर जब प्रेशर बिल्डअप करें कि भाई आप अध्यादेश लाओ, आप इसमें संसद में बहस कराओ, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत है। अगर इसको वैचारिक विमर्श अगर बना दिया जाए, राजनीतिक विमर्श बना दिया जाए, तो हमें लगता है कि संघर्ष थोड़ा आसान होगा और जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। उदाहरण एक दे रहा हूँ छोटा सा। जब रोस्टर का मूवमेंट चल रहा था, रोस्टर वाला, देखिए हम बहुत चीज के एक्सपर्ट नहीं है, मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ, बाबा साहब को थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, टेक्निकल बात हमसे पूछेगा मैं नहीं बता सकता। तो हमारे एक बड़े नेता मिले, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि रतन जी, आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि मैं बिहार के सुदूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूं और 17 साल का लड़का हमसे पूछता है कि रोस्टर वाले इशू पे क्या किया आपने, रोस्टर वाले इशू पे बोला कि नहीं बोला, और उनको जवाब देना पड़ता था। कम से कम 10-12 पॉलिटिकल पार्टी ने इसको समर्थन किया, और 5 तारीख को सुबह गवर्नमेंट ने, जावड़ेकर थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हम अध्यादेश ला रहे हैं, उनको लाना पड़ा। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, ये लड़ाई ना हमारी व्यक्तिगत है, ना हमारे जो कुलदीप साहब हैं, चाहे सुरेंद्र जी हैं, इनकी व्यक्तिगत, ये पूरे जमात की लड़ाई है। अगर इसको हमने पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया, सरकार पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव नहीं बनाया, तो आने वाली पीढ़ियां जो है ना, बुलबुले की लोग अपने प्रमोशन के लिए लड़ रहा था, मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, ये तो अपनी लड़ाई चलती रहे, लेकिन इसको पॉलिटिकल, आपने देखा होगा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे दबाव बनाए। हमने कोर्ट में जो लड़ना हो लड़ लेंगे, लेकिन उसके पहले पब्लिक डोमेन में जनता के बीच विमर्श पैदा करना चाहिए। कम से कम कुछ लोग बाहर आए, कुछ लोग बोले। तो ये मेरा आग्रह है कि हम सबको, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिकल विमर्श है, तो जब पॉलिटिकल क्लास को फ्री छोड़ देंगे तो उसको क्या है, उसको जब लगेगा कि मेरा वोट काट देगा ये लोग, वोट जिस दिन काट देगा उस दिन जो है पॉलिटिकल क्लास डरेगी, अपने मैनिफेस्टो में डालेगी। कोई मैनिफेस्टो बन रहा, हम लोग कहीं दबाव ही नहीं डाल पा रहे हैं, ये हम लोग की अपनी कमजोरी है। तो अपनी समीक्षा भी करना बेहद जरूरी है। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ कोर्ट की लड़ाई मैं नहीं मानता, ये मैं मानता हूं कि एक पॉलिटिकल बैटल है, और पॉलिटिकल बैटल को पॉलिटिकली ही लड़ा जाता है, रिजल्ट जल्दी और ठीक ठाक आता है। जी शुक्रिया। मैं आता हूं पुनः एक बार दम्मी सर से। अभी जो बात कही प्रोफेसर लतनलाल सर जी ने, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जब प्रबोधन के लिहाजे से जब समाज के भीतर कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, तो उसका असर समाज के अंतिम घटक तक हो जाता है। जो उन्होंने बात उदाहरण के तौर पर रखी कि रोस्टर की सिस्टम को लेकर बिहार के ग्राम इलाकों तक वो बात पहुंच गई। दूसरी बात,
अभी रामटेके सर जी जो न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ रहे हैं बहुत सालों से, उन्होंने अपनी बातें भी रखी, लेकिन आपने जो बात रखी कि कहीं ना कहीं इस देश की सरकार चलाने वाली जो शक्ति होती है उसके ऊपर जो हावी होती है प्रशासनिक शक्ति, वो प्रशासनिक शक्ति का जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से होना चाहिए, अपने विचारधारा को होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि जब रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एक मिडिल क्लास पैदा हो गया, खड़ा हो गया, तो उसके जहन में, उसके ब्रेन में बीते 40-45 सालों तक ये बात कैसे नहीं भरी गई? कैसे इसमें, क्या संगठन असफल रहा, क्या विचार असफल रहा, क्या इसमें बात है? रम्मी सर। नहीं, देखिए चंद्रकांत जी, बाबा साहब ने एक बड़ा ही स्पष्ट लक्ष्य रखा समाज के सामने कि आपको देश की शासककर्ता जमात बनना है। दूसरा उन्होंने ये कहा, भाई आप ये हीरो वर्शिप वाले चक्कर के बजाय आपको संगठन का जो नेतृत्व है उस कंसेप्ट के साथ आपको तैयार होना है ताकि आगे चल करके संगठन ही आपका मार्गदर्शन करे। जहां तक प्रोफेसर रतनलाल जी का मसला है, देखिए रोस्टर क्या है, जैसा कुलदीप जी ने बताया, रोस्टर एक मैकेनिज्म है जो रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि भाई आपका अगर 15% है तो 15% आपका मिलेगा कैसे। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, तकरीबन 34 साल मैंने सेंट्रल सेक्रेटरीट में नौकरी की, तो ये सब चीज़ें रिजर्वेशन एक पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, मैकेनिज्म, मेथड है कि वो रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई है कि भाई आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है रिप्रेजेंटेशन की। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर आर्टिकल 16 को सीमित करके लेंगे तो आर्टिकल 16 कहता है जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और उसमें जो सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इफेक्टिवली एडिक्वेट होना चाहिए। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश है, संवैधानिक आदेश है। मैं एस MKKM नेशनल प्रेसिडेंट, मैं पार्टी हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अभी MKKM क्योंकि हमने SLP फाइल की हुई है, तो ये अभी जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम ये मसला आर्गुमेंट जब शेप करने थे तो हमारे सामने एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया। चौहान साहब ने बताया, डॉक्टर KS चौहान ने, कि मंडल कमीशन का जो जजमेंट है 9 जजेस का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, उसमें 6 जजेस जो है उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो ये आर्टिकल 16(4) जो है वो आर्टिकल 16(1) से फ्लो करता है। मतलब रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन जो हम कहते हैं वो फंडामेंटल राइट है, और उसमें 9 में से 3 जजेस ने बोला है कि ये एनेबलिंग प्रोविजन है, मतलब सरकारों की मर्जी है वो दें या न दें। तो ये पहला एक केस है जिसमें मेजॉरिटी जजमेंट, यानी 9 में से 6 जजेस ने जो कहा वो नहीं माना गया, और उसी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की जो बेंच है, नागराज बेंच जिसको बोलते हैं हम, नागराज वाले केस में जो बेंच बनी, वो बेंच ने 3 जजेस वाला जो माइनॉरिटी जजमेंट था उसको लेकर के जजमेंट दिया, और वही आज पूरे देश में चल रहा है। और उसी के बेस पर मायावती सरकार की बेवकूफियों की वजह से उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन के अगेंस्ट जजमेंट आया प्रमोशन के, और वो पूरे देश में फिर हंगामा खड़ा हो गया। और ये स्थिति जो जुडिशियल जो स्ट्रगल है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारे साथी जो DOPT में हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टर था उस वक्त, तो हमने हमारे तमाम साथियों को इधर उधर लगाया, और जितने पार्लियामेंट क्वेश्चंस में आंकड़े थे इससे रिलेटेड वो हमने इकट्ठे किए 3 साल के, और लेटेस्ट पोजीशन हमने चौहान साहब को दी, फिर उन्होंने उस पर पॉइंट्स बनाए, हमने बैठ करके वहाँ ये सब स्कीम तैयार की, और आर्गुमेंट स्कीम तैयार करके वो जो कॉमन पॉइंट्स
एजी ने जो सुप्रीम कोर्ट को देने थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था, वो सब उनको आंकड़े दिए, और आंकड़े दे करके आप देखेंगे कि जब से मक्कम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बना, तो तब से चीजों को थोड़ा थोड़ा हम लाइन पर लाने में कामयाब हुए। और एक जो मसला है अभी हम लगातार उठा रहे कि मंडल रिपोर्ट में जो 6 जजेज ने बोला कि रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल राइट है, वो लागू करिए, तो उस पर क्या होता है, हर बेंच वो इग्नोर कर देती है उस आर्गुमेंट को। तो अब ये एक बड़ा मसला हमारे लिए बना हुआ है, और इसीलिए हमने मक्कम का जो 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, उसमें ये सारी चीजें हमने उसमें ली हुई हैं। दूसरा जो मसला है, जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो रिप्रेजेंटेशन का एक्ट नहीं बना। फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आर्टिकल 16(4) एक ऐसा आर्टिकल है कि जिसका आज तक एक्ट नहीं बना। ना ही हम लोगों ने इस पे कोशिश की, चिंता की, ना ही हमारे पॉलिटिकल लोगों ने कोई चिंता की। तो जब एम्प्लॉइज क्लास पब्लिक सर्विस में रहने वाले जो एंजॉय कर रहे हैं, इसका जो फल उठा रहे, उन्होंने चिंता नहीं की, तो बाकियों ने भी नहीं की। दूसरी एक बड़ी समस्या है कि जो संविधान का आर्टिकल 309 ये आदेश देता है कि एम्प्लॉइज की जो सर्विस कंडीशंस है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उन पर कानून बनना चाहिए। वो कानून के माध्यम से वो कंडीशंस डिसाइड तय होनी चाहिए, गवर्न होना चाहिए। लेकिन आज तक ओएम चल रहा है, सर्कुलर चल रहा है, ऑर्डर्स चल रहे, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, इन्हीं से सर्विस कंडीशंस गवर्न हो रही। वो स्टेट में भी वही पोजीशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भी वही है। तो वो भी एक बड़ी समस्या है कि कानून बनना चाहिए। तो ये जो बाकी उन्होंने जो एक बड़ा मुद्दा उठाया कि जो जाटव सारा खा गए, यादव सारा खा गए, देखिए ये मुद्दे बनाए जाते हैं। अब जिनको शासक रहना है उनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो आज भी शासक वर्ग है, जो रूलिंग कास्ट है, वो 2-3 जातियां मिलकर के रूलिंग क्लास बनी हुई है। अब उनको इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है उसको अगर इस्तेमाल करना है अपने शासक बने रहने के लिए, तो क्या रणनीति अपनाएंगे? वो इन जातियों में तोड़फोड़ करेंगे, इनमें डिवीजन करेंगे, इनमें आपस में झगड़े कराएंगे, इनमें आपस में नफरत फैलाएंगे, ताकि ये आपस में लड़ते रहें और इनको वो अपना शासन कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते रहें। तो क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव शासक बने रहने का है, इसलिए वो तो ये करेंगे। आपका क्या है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? उन्होंने जैसे कहा कि भाई ये पॉलिटिकल पावर से, नो डाउट, बिना सारे राइट्स जो निकलते हैं, पॉलिसी बनती है, वो तो पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती है। चाहे वो पार्लियामेंट से कानून बनाए, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो पॉलिसी बनाएगा तो पॉलिटिकल अथॉरिटी ना। और जो एजेंडा, जो आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सपोर्टिंग मशीनरी है। चंद्रकांत जी, इसको हमेशा ध्यान रखिए। बाबा साहब ने क्या बोला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो पॉलिसी बनाने में भी वो मददगार है एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में भी एडमिनिस्ट्रेशन मददगार है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा कि लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब आप ये देखो कि जिन लोगों को शासक होना चाहिए वो दूसरों को शासक बना देते हैं, जो इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखिए, वहां वो ब्राह्मण को नहीं इलेक्ट करते, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो या एमएलए का इलेक्शन हो। क्यों नहीं करते? वो उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन बनाई हुई है। अब जिस वजह से बनी हो, पेरियार साहब के आंदोलन से बनी हो, जैसे बनी हो। अब मेजॉरिटी जब तक आपका शासन आपकी फेवर का नहीं है, आप बना तो अपने खिलाफ काम करने वालों को रहे हो चुन चुन करके, और फिर चिल्लाते हो जब वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो भैया, जिसके कंट्रोल में पार्लियामेंट होगी उसके कंट्रोल में देश होगा। जिसके कंट्रोल में, अभी मोदी साहब को ले लो, ओबीसी के आंसू बहा करके ओबीसी का वोट लिया। कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं ओबीसी के, कितने % है? पूछा कभी? चर्चा रखा इस पे? कभी बात हुई कि भाई ओबीसी के वोट से बनने वाली सरकार ने
ओबीसी मिनिस्टर कितने बनाए हुए हैं कैबिनेट के। ठीक इसी तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखो, जो देश का असली जो चलाने वाला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, कितने लोग पीएमओ में ओबीसी के लोग हैं, आप देख लीजिए। उनका एडवाइजर कौन है, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, उनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है। तो इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल, ये सैद्धांतिक बातें होते जा रही है, लेकिन सैद्धांतिक बातें बढ़ रही है, लेकिन सॉल्यूशन अभी जो समस्या है कि जो समस्या अभी न्यायालय के अधीन है और बहुत बार उस पर डिसीजन भी हुआ है फिर वहीं गया है, तो ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं एक, ये जो बात सैद्धांतिक आपने रखी ये दीर्घकालिक एक बात है, लेकिन अभी तुरंत जो सॉल्यूशन है, तो यही आपका मुद्दा लेकर मैं माननीय कुलदीप रामटेके सर जी की तरफ आता हूं कि अभी जो न्यायालयीन लड़ाई में जो ये बात चल रही है, तो क्या ये पदोन्नति में आरक्षण वाला मामला सुलझता जा रहा है या उलझता जा रहा है, या ये समस्या हल होने का न्यायपालिका से कोई उम्मीद हम लगा सकते हैं कि नहीं? क्या असल में क्या सिचुएशन है? मैं बड़े ध्यान से धम्मी साहब का बात सुन रहा था, तो उसमें से भी कुछ सवाल खड़े हुए और आपके सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट जहां पर भी है। मैं अभी अभी बात किया आपसे कि आर्टिकल 312 में ये लिखा गया है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को इंप्लीमेंट किया जाए, और ये संशोधन हुआ है 1977 में। चंद्रकांत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? आ रहे सबको आ रही, बोलिए आप। हाँ, तो मेरा ये सवाल दर्शकों से है जो सुन रहे हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जुडिशियल सर्विसेज में आरक्षण लागू नहीं कर सका, तो सुप्रीम कोर्ट ने आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हमें आरक्षण पे जजमेंट देने का वाकई अधिकार है। दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। व्हेन सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया जो 3 करोड़ के ऊपर ज्यादा केसेस प्रलंबित रखे हुए हैं, पेंडिंग, वो लोग जब आरक्षण की लड़ाई को डिले करते हैं तब बड़ा फील होता है। When you have not implemented reservation in judiciary and giving judgments on reservation and reservation in promotion, and that you are keeping lingering, कुछ तो टेस्ट लगाओ, आर्गुमेंट ऑफ सिलेक्टिविटी में जाने के बजाय अपने आत्म परीक्षण की कि हाँ हमसे ये भी गलती हुई है करके। कालेजेम की बात छोड़ दे, उनके बाद में बात करेंगे। रतनलाल साहब ने एक सवाल बताया था कि काशीराम जी ने आंदोलन किए। मैं खुद 15-16 साल उनके साथ था। उनका ये कहना था कि कम से कम मेरे जीते जी मेरा समाज, बहुजन समाज देने वाला बन जाए, लेने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने। मेरी उनसे चर्चा हुआ करती थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो वो एक ही बात बोलते थे, यार देने वाले बन जाओ, लेने वाले नहीं। उनके निर्माण के बाद सेकेंडरी लीडरशिप डेवलप नहीं होने के कारण ये देने वाली बात और लेने वाली बात का जो नैतिक संघर्ष है वो दुर्भाग्यवश हो नहीं रहा है। अब सवाल ये आता है कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए। अभी सर कह रहे थे, सुरेंद्र सिंह सर, की सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे कि आर्टिकल 16 ये इनेबलिंग प्रोविजन है, 1 से फ्लो होता है, बोलते रहते सुप्रीम कोर्ट के जज। उनको ये नहीं पता कि आर्टिकल 16(4)A जो बना है कि nothing shall prevent state from making provision for promotion for SC/ST, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है, और ये बात इनेबलिंग प्रोविजन के अंडर में नहीं आती, ये कंपलसरी प्रोविजन के अंडर आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट को हम लोगों ने अगर मानना शुरू कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट फिर इनेबलिंग प्रोविजन या कंपलसरी प्रोविजन इनके बाद में पढ़ने के बजाय सीधा बोल देना कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए करके। क्यों हिम्मत नहीं होती? वो ये भी कह देना उन लोगों ने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो इंडियन एक्ट बनाया था 1935 से, तब से रिजर्वेशन की बात कर। रिजर्वेशन ये शब्द भी उन लोगों ने यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है।
हमको मेरिट वाली डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए। इसलिए रिजर्वेशन आया है, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था ने जिनको धन, ज्ञान और सम्मान का अधिकार नहीं दिया, उन्हें एजुकेशन के सहारे दे आर अनइक्वल, देयरफॉर वी हैव टू मेक इक्वल, ये प्रोविजन के अंतर्गत ये दिया है। ये लड़ाई इस तरह से नहीं ली जा सकती। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। मैं मलेशिया के सर्विस लॉ की स्टडी कर रहा था। उन्होंने मलेशिया के मलय लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रोविजन बनाया, मलेशिया, वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करके कहा कि हम यहाँ के लोगों के मूल निवासी, जिनको वो भूमिपुत्र कहते हैं, उन लोगों के भलाई के लिए एक्ट बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, आप लोग इसके बीच में नहीं आएंगे। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से वो प्रावधान करें कि व्हेन वी आर प्रोटेक्टिंग SC, ST एंड OBC, नो सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट विल एंटरटेन द प्रोविजन। जरूरत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ले लो ना, बोलना ये नाटक क्यों कर रहे हो डील करने में। अब सवाल ये आता है कि ये डिजायर, ये नीड, ये स्ट्रेंथ जमा कौन करेगा। तो ये जिस तरह से ये भारत में जो कुछ चल रहा है ना, उसमें मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे धम्मी साहब ने कहा, कि हम लोगों ने इन सारी चीजों में हमने एक बात करना चाहिए कि हमने एक सकारात्मक पॉलिटिकल संघर्ष करना चाहिए कि वी आर नॉट योर सिंपली वोटर्स, व्हाई यू आर टेकिंग अवे अवर राइट्स। ये एक पहली बात करना चाहिए। और आर्टिकल 39 को एक्टिवेट करने की बात करना चाहिए। और वो ये आर्टिकल ये है कि इस देश में ऐसा कोई प्रावधान लागू किया जाए जिसमें गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना रहे। अब ये EWS का आरक्षण, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण नहीं है। आरक्षण ये जाति है जिनको न धन का अधिकार, ज्ञान का सम्मान उन लोगों के लिए है, और किसी जाति के आरक्षण को इकोनॉमिक आरक्षण के तराजू में तौला नहीं जाता। तो मैं इस बात को नहीं मानता। अब जिनकी सत्ता है, उनकी राज है, उनके थोड़ी दादागिरी तो चलती है। मेरा समाज अगर सोया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। एक आखिरी चरण लेना चाहता हूं। मैं माननीय प्रोफेसर रतनलाल सर की तरफ आ रहा हूं। रतनलाल सर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी जी जी। सर, आपने एक इशू रखा कि कहीं न कहीं आरक्षण कितना अमल में आया, कितना रह गया, और आने वाले 15 साल में वो कितना रहेगा। लेकिन ये सारे मसले हल करने के लिए आपने एक राजनीतिक दबाव, राजनीतिक तौर पे एक आंदोलन भी चलाने की बात कही। लेकिन अभी दौर ऐसा आ गया है कि जो कुलदीप साहब ने भी रखी और धम्मी साहब ने भी रखी, कि कहीं ना कहीं जो हमारी एक राजनीति, जहां आपने भी वो जिक्र किया कि उत्तर भारत से माननीय कांशीराम साहब का भी आपने जिक्र किया कि जो राजनीति खड़ी हुई, आज वो राजनीति की ताकत कहाँ है, और हमारे ये सवाल जो आपने उठाए आरक्षण को लेकर, कितना है और कितना रहेगा, तो ये मसला हल होगा या ये समस्याएं बढ़ती जाएगी, और क्या आने वाले दिनों में हम आरक्षण से परास्त होकर शिक्षा से भी बाहर हो जाएंगे और हमारा सामाजिक और राजनीतिक धरोहर भी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ लगता है? चलिए, 1 घंटा तकरीबन हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत लंबा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और देखिए, ये बड़ी बात आपने कही है, और सरकारी तौर पर आधिकारिक रूप से अमृत काल की घोषणा हो चुकी है, और जो सरकार वर्तमान में है उसका दर्शन मनुस्मृति से आता है। और अमृत काल, जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत किसने पिया था और विष किसने पिया था, ये आपको पता ही होगा। तो अभी दलित समाज जो है ना, विष पीना ही पड़ेगा, ये एकदम आर पार घोषणा हो चुकी है, कोई कंफ्यूजन मुझे इसमें नहीं। बाबा साहब ने सही कहा था, और मद्रास में कहा था 1944 में, कि हमें शासनकर्ता जमात बनाना है, ठीक है। और लखनऊ में 1948 में भी कहा था कि अगर इस देश के जो ओबीसी हैं, पिछड़े और सब एक हो जाएं, तो कोई कारण नहीं बनता कि इनकी सरकार न बनेगी। बात भी सही है, अगर सब मिल जाए तो सरकार बनाने से कौन रोक लेगा। लेकिन इस बात की हमें समीक्षा करनी है जरूर, और सोचने, दिमाग में बल देना चाहिए कि आरपीआई बनी, वो कितने खंडों में टूट गई,
काशीराम जी ने बनाया था बाम से, कितने खंडों पे टूट गई, क्यों टूटी? कई खंड ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है, कोई 100 वोट लाता है, कोई 500 वोट लाता है। लीडरशिप पे कोई दबाव नहीं, लीडर का मतलब जातियों का नेता बन गया कि हमारे जात का एक मंत्री बना दो और बस हम खुश हो जाएंगे, जाएंगे बंगले पे रहेंगे, हमारा जात का एक मंत्री जो है मिनिस्टर बना हुआ है जाति का आदमी। मेरी दिलचस्पी किसी के अंतरी मंत्री बनने में नहीं है। बाबा साहब जो है ना, जितना चुनाव लड़के और मंत्री बन के काम किए, उससे ज्यादा काम उन्होंने जो है ना इस एक्टिविज्म से और मेमोरेंडम देके, लिख पढ़ के, आर्गुमेंट करके, तर्क देके, चाहे गोलमेज सम्मेलन से ले लीजिए, चाहे नेहरू कैबिनेट में ले लीजिए, तर्क देके, आर्गुमेंट करके उन्होंने वो प्राप्त किया था। मेरी छोटी सी समझ ये कहती, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, भविष्य में किस तरह का नेतृत्व हम तैयार करेंगे, कौन लोग उनके नेतृत्व करता, तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में बैठ के थिंक टैंक काम कर रहे हैं थिंक टैंक वहां पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे समाज के पास कोई एजेंडा है, कोई विजन है? ये सवाल मैं जरूर पूछना। कोई एजेंडा है, विजन है, कोई फ्यूचर की प्लानिंग है, कोई मैनिफेस्टो है, कुछ है कि जात जात का नेता देख के खुश रहेंगे? मैं सिर्फ यही आग्रह कर रहा हूं ना कि जितने अभी छोड़ दीजिए बाम से, और जो लोग क्रांति कर रहे हैं, देश में राज सत्ता कब्जा कर लेंगे, एकदम संसद पे चढ़ जाएंगे, 272 जीत लेंगे। बाबा साहब ने उसी भाषण में कहा था ना, 10 पेज का भाषण है, इसमें भूगोल में सम्मेलन से लेके गांधी मुलाकात बहुत जिक्र है, और उसमें कहा था कम अंडर वन लीडरशिप एंड वन फ्लैग। तो उनके कहने का तो उल्टा ही काम कर लिया यहाँ पे। जो लोग बड़े बड़े संगठन चला रहे थे, जिनके पास संसाधन थे, उल्टा ही कर लिया, तोड़ दिया सब कुछ को। तो मैं निराश नहीं हूँ, ये लड़ाई तो युग युगों से चलती रही है और अभी भी आगे जारी रहेगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नेतृत्व हम कैसा तैयार करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुजन जमात, दलित जमात की लड़ाई जो है ना, ईमानदार नेतृत्व ही लड़ सकता है। वैसे लोग जिसको मंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, जिसको मोबिलाइजेशन में दिलचस्पी हो, वैसे लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको दिलचस्पी है कि मुझे मंत्री बनना है और आप खुश हो जा रहे हैं वोट देके, तो कभी भी आपको बेच देगा ना, बेच ही तो रहा है, और क्या कर रहा है। पहले वोट बिकते थे, अब नेता के नेता और पार्टी के पार्टी खरीद लिए जाते हैं। ये सामने एग्जाम्पल से महाराष्ट्र है, कई जगह आप देख सकते हैं, पूरी पार्टी ही खरीद लेता है। अलायंस में किसी और पार्टी के लड़ता है, बाद में किसी और पार्टी में मिल जाता है। ये सब चल रहा है एक साथ। चुनौतियां गंभीर है। अभी भी मेरा यही आग्रह है कि जितने ऑर्गेनाइजेशन, चाहे 3 ही स्टेट का हो, 4 स्टेट का हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर एक साथ बैठे, पॉलिटिकल क्लास को मैनिफेस्टो दें, उनको इनवाइट करें, बहस करें। और दिल्ली में आप 4 मीटिंग खाली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर दो। और जितने बहुजन मीडिया, हमारे पास मीडिया तो है ना, कोई संस्थान बनाए नहीं। IIT में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई दबाव है नहीं, किसी को सजा मिली नहीं। यहाँ मेरे पास आंकड़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के 45 के, ये भी टाइम नहीं है तो पूरा पढ़ के सुना देता है। कितने इसमें SC ST OBC प्रोफेसर हैं, कितने BC हैं, कितने रजिस्ट्रार हैं, पार्लियामेंट में पेश हुआ है। वो कोई एजेंडा पे नहीं है, किसी नेता के एजेंडा पर नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी दिलचस्पी एजेंडा सेट करने में, एजेंडा को आगे बढ़ाया जाए, उसको विमर्श में लाया जाए। 4 आप मीटिंग कर लीजिए, या यूट्यूबर खाली बहुजन बुला लीजिए, लगातार बहस हो। अभी चुनाव का समय है, कुछ नेता हर पार्टी के बुलाइए, बोलो भाई संसद में क्या इसमें पोजीशन लोगे। आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 3 महीने के अंदर जो है ना, आपको स्थितियां बदलती नजर आएंगी। अभी ये लोग समझते क्या है ना, मैं पॉलिटिकल क्लास के बीच में ही रहता हूँ। पॉलिटिकल क्लास को अगर कोई अपने जिम्मेदारी से इधर झाड़ना होता है पल्ला ना, तो किसी से केस करवा देगा, किसी से कुछ करवा देगा और कोर्ट में डलवा देगा। बोलेगा क्या कि मैटर इज सब जुडिस है, इसमें मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। सबसे आसान रास्ता है, अरे सब जुडिस है तो वो तो कोर्ट में, वो तो जैसे अभी कहा इन्होंने कि भाई बहुत सारे पॉलिसीज स्टेट फॉर्मुलेट कर सकते हो, जुडिशरी का क्या लेना देना। पॉलिटिकल क्लास को पकड़ना पड़ेगा। कोर्ट के भरोसे सारी लड़ाई लड़ेंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आज नहीं 10 साल के अंदर ये पूरी लड़ाई हार जाएंगे, पूरी लड़ाई हार जाएंगे। बहुत लोग डिमोट हो जाएंगे, बहुत लोग रिटायर हो जाएंगे, नौकरी आ नहीं रही है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, इसका VP सिंह हुए, मुझे याद उस समय स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, और नौकरियां लोगों को मिलती थी। एक आदमी के पास 3-3 नौकरियां होती थी, ये छोड़ के उसमें जाता था, वो छोड़ के उसमें जाता था। आज सबको क्लास 3 क्लास 4 तो पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया गया। तो कहाँ है रिजर्वेशन? इधर लेटरल एंट्री से ब्यूरोक्रेसी में एकदम पायलट की तरह उतार दिया जा रहा है। कहाँ है रिजर्वेशन? ये सारे मुद्दे हमारे बच्चों के जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं,
उसको इतना फोर्स कर रहा है, दबा रहा है कि वो जो है सुसाइड कर ले रहा है। कोई कैंपस घेरो आंदोलन है, इंडिविजुअल लेवल पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इन सारे मसले एक दूसरे से जुड़े हुए, एंड आई थिंक ये एक जुडिशरी के अलावा एक पॉलिटिकल बैटल भी है। इसको पॉलिटिकली जितना जल्दी लड़ेंगे, जितना दबाव बनाएंगे, मेरी दिलचस्पी कोई चुनाव लड़ने में नहीं है, लेकिन मेरी एक राजनीतिक समझ, मुझे पता है कि घासीराम जी कहते थे कि राजनीति गुरु किल्ली है, बाबा साहब का नारा सब लोग लेते हैं कि चाबी है राजनीति। तो जब चाबी है तो नेताओं पे, बहुत सारे संगठनों पे, जिनके पास समाज का संसाधन सबसे ज्यादा जाता है, उनको क्यों नहीं समझ में आता है कि हम लोग आपसी मतभेद भुलाते हैं, कॉमन एजेंडा पे एक मंच पर आते हैं। कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए आ जाइए और कम से कम इसको मुद्दा बनाइए। मैं समझता हूँ कि सफलता मिलेगी। देखिए दुनिया भर में राइट विंग का इमरजेंस हुआ, लेकिन इसी राइट विंग के इमरजेंस के कई जगह जो उनको हरा के सोशलिस्ट सरकारें भी बनी। तो ये उतार चढ़ाव राजनीति में होते रहते हैं। हम कितना प्रेशर बिल्डअप कर पा रहे हैं, कितना काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर पा रहे हैं। काउंटर नैरेटिव मैं कह रहा हूँ, अभी आप देखिए जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है और जिसमें हमारे दलित, बैकवर्ड्स, ट्राइबल सब आना शुरू किए हैं, 10-20 नाम तो आप जानते ही होंगे। जब से उन्होंने बोलना शुरू किया है, लाखों लाख के पास जो है ना खबर जा रही है, लाखों लाख लोग सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोगों को लाखों की संख्या में सुन रहे हैं। और सरकार इन्हीं 10-15 लोगों से परेशान है, पॉलिटिकल पार्टी से परेशान नहीं है। एक बार ट्विटर ट्रेंड होने लगता है तो अभी एक लड़के का सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख जुर्माना लगाया था, और जब ऑर्डर लगाया तो उसको 50,000 कर दिया। तो सोशल मीडिया ने जो प्रेशर बिल्डअप किया है उसका बखूबी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और 10-15 लोग ही माहौल बना देता है। पॉलिटिकल क्लास भले चुप रहे, आंदोलन करेगा 5 मार्च को, पॉलिटिकल क्लास का याद आता है कि 6 मार्च को वो मैसेज भेजता है, इसके कोई मायने नहीं है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है, जो फोरम्स है, जो मंच है, उसको इस्तेमाल करें और इसको कुछ नहीं, विमर्श बनाते रहिए, स्पीकर्स बुलाते रहिए, बात करवाते रहिए। इससे पॉलिटिकल क्लास में खलबली मचती है ना, आईबी वाले जाकर पूरा रिपोर्ट करते हैं कि बहुत नाराजगी है, गुस्सा है। तो वो सोचने के लिए सब मजबूर होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बाकी लड़ाई तो चलती रहे, लेकिन ये विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो मान्यवर आज की चर्चा में शामिल हुए, माननीय कुलदीप राम टेकेसर जी, माननीय एस धम्मी सर जी और माननीय प्रोफेसर रतन लाल सर, इन्होंने सही मायने में एक समाज में एक मंथन भी होना चाहिए और समस्या का हल भी होना चाहिए, इस तरीके से अपनी बातें रखी है। आशा करते हैं कि समाज इसको केवल प्रबोधन के तौर पे न लेते हुए एक व्यवहार के रूप में भी ले और इस पर अमल भी करे। इसी अपेक्षा के साथ आपके तीनों भी अतिथियों का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो समय दिया, धन्यवाद सर।